हाँ जी। जय जिनेंद्र। गाइस, हमारा सीएस एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट में लीगल एप्टीट्यूड चल रहा है। लीगल एप्टीट्यूड में हम लोग कंपनी लॉ कर रहे हैं। ये लीगल एप्टीट्यूड की 20th क्लास है और कंपनी लॉ की 5th क्लास है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके हैं और प्रीवियस सारी क्लासेस हम लोग अपने चैनल दीप ज्ञान क्लासेस पर अपलोड कर चुके हैं यूट्यूब पर, राइट। तो जी, हम जितनी भी क्लासेस रिकॉर्ड करेंगे सीएस एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट की, वो सारी हम अपने यूट्यूब चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड करेंगे फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। DEEPGYANCLASSES। नोट्स के लिए आपको हमारे व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट लिस्ट ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसके लिए आप हमें रिक्वेस्ट सेंड करेंगे 9811196732 पर। ठीक है, तो स्पेसिफिकली रिक्वेस्ट आप हमें सेंड करेंगे, मतलब हमारे इस नंबर को अपने कॉन्टैक्ट में ऐड करेंगे, मोबाइल के कॉन्टैक्ट लिस्ट में, और फिर हमें रिक्वेस्ट सेंड करेंगे दैट आई वांट टू जॉइन सीएस एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट ब्रॉडकास्ट लिस्ट, और हम आपको अपनी लिस्ट में ऐड कर लेंगे। फिर जो भी हम नोटिफिकेशंस भेजेंगे वो आप लोगों को मिलते रहेंगे, और डेली बेसिस पर हम लोग नोटिफिकेशंस नहीं भेजेंगे दोबारा से। हो सकता है आपने ज्वाइन किया और उसके बाद 2 दिन 3 दिन आपको कोई नोटिफिकेशन ना मिले, क्योंकि हम डेली बेसिस पे नोटिफिकेशंस नहीं भेजते। जब भी कोई नोट्स, एमसीक्यूज या कुछ भी हमें मटेरियल शेयर करना होता है, बस तभी हम लोग सेंड करते हैं नोटिफिकेशन। ठीक है जी, आ जाइए जी। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस की सारी प्रॉपर्टीज, सारी करेक्टरिस्टिक्स स्टडी कर ली थी। साथ में ये नेशनलिटी एंड रेजिडेंस ऑफ अ कंपनी वाला टॉपिक भी कवर कर लिया था, और हम लोगों ने यहाँ से स्टार्ट करना शुरू किया था मीन्स लिफ्टिंग और पियर्सिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल। तो ये टॉपिक हम लोगों को स्टार्ट करना है। दोबारा से मैं एक जनरल रूल आप लोगों को याद दिलवा दूं। जब हम कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस की बात करते हैं तो हम बार बार एक ही चीज़ डिस्कस करते हैं कि कंपनी इज़ अ सेपरेट लीगल एंटिटी। इसका मतलब फॉर एनी एक्ट ऑफ कंपनी, फॉर एनी एक्ट, एक्ट कह लीजिए, एक्शन कह लीजिए, राइट, ऑफ कंपनी, कहते हैं मेंबर्स या फिर डायरेक्टर्स आर नॉट पर्सनली लायबल। जो भी चीज़ मैं चाहता हूं कि आपके माइंड में प्रिंट हो जाए, वो पूरी लाइन में जरूर लिखता हूं, राइट, जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है लाइन। तो जी, कंपनी के किसी भी एक्ट के लिए, किसी भी एक्शन के लिए मेंबर्स या डायरेक्टर्स पर्सनली लायबल नहीं है। क्यों? क्योंकि लॉ ने कहा कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। कंपनी इज सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर्स, कंपनी इज सेपरेट फ्रॉम इट्स डायरेक्टर्स। मतलब जिन लोगों ने कंपनी को बनाया है उनसे भी अलग है कंपनी, जो लोग कंपनी को डायरेक्ट कर रहे हैं उनसे भी अलग है कंपनी। तो जी, कंपनी जो भी काम करेगी, अभी तक हमने पढ़ा है, एज ए सेपरेट लीगल एंटिटी, एज अ लीगल पर्सन। कंपनी जो भी काम करेगी वो अपने नाम से करेगी। कंपनी को पावर दी गई कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने की, कंपनी को पावर दी गई केस फाइल करने की। अगर आपको केस फाइल करना है तो कंपनी के नाम पर केस फाइल करेंगे। कंपनी को पावर दी गई प्रॉपर्टी होल्ड करने की, राइट। तो मतलब लोगों की नज़रों में कंपनी एक बिल्कुल एंटायरली डिफरेंट पर्सन है, जैसे आप हैं, जैसे मैं हूँ, एंटायरली डिफरेंट। ठीक है, तो हम लोग अपने पेरेंट से भी अलग है लोगों की नज़रों में, कुल मिलाकर। ठीक, इसी तरह कंपनी भी अपने पेरेंट से या अपने केयर टेकर से बिल्कुल अलग है। तो जी, अगर कंपनी कोई गलत काम करती है तो कंपनी के एक्शन के लिए, कंपनी के एक्ट के लिए मेंबर्स या डायरेक्टर्स लायबल नहीं है। अभी तक हमने यही पढ़ा, और ये जो है ये है जनरल रूल। अब जी, इस जनरल रूल की एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? कहता है ये जो चारों तरफ से सील कर दिया गया है कंपनी को कि भैया कंपनी अलग है, कंपनी अलग है, और जी मेंबर्स अलग हैं लोगों की नज़रों में, और डायरेक्टर्स अलग है। तो बीच में ये जो दीवार खड़ी है इसे हम क्या बोलते हैं? कॉर्पोरेट वेल, या फिर आप कह सकते हैं कॉर्पोरेट शील्ड, या फिर आप कह सकते हैं कॉर्पोरेट वॉल, राइट।
तो इसे हम कॉर्पोरेट वेल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये दीवार अदृश्य है, इनविजिबल है, क्रिएटेड बाय लॉ। लॉ ने क्रिएट किया है कि भैया कंपनी अलग है, मेंबर्स अलग है, डायरेक्टर्स अलग है, ठीक। लेकिन लॉ ने एक बात और बड़ी क्लियरली कही है, क्या? कि कंपनी कैन बी क्रिएटेड ओनली फॉर लॉफुल पर्पस। ओनली फॉर लॉफुल पर्पस। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। मतलब आप किसी भी इलीगल एक्टिविटी के लिए, किसी भी अनलॉफुल पर्पस के लिए, किसी भी इमोरल पर्पस के लिए, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी के लिए कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकते। और अगर आपकी कंपनी किसी वजह से इनकॉर्पोरेट हो भी गई, आरओसी से ऑब्जेक्ट क्लोज जो है वो देखने में गलती हो गई और उसने अप्रूव कर भी दिया किसी वजह से, तो क्रिएट होने के बावजूद भी आपकी कंपनी की एग्जिस्टेंस कंसिडर नहीं की जाएगी, ठीक है। तो कंपनी कैन बी क्रिएटेड ओनली फॉर लॉफुल पर्पस। लॉ कहता है कि भैया कंपनी के खुद के हाथ पैर नहीं होते, खुद का दिमाग नहीं होता, कंपनी को चलाने वाले ह्यूमन बींग्स होते हैं, राइट। तो जी कंपनी कैन नेवर डू एनी अनलॉफुल एक्ट, कैन नेवर डू एनी अनलॉफुल एक्ट। कंपनी कोई भी अनलॉफुल एक्ट नहीं कर सकती, राइट। कंपनी सिर्फ और सिर्फ लॉफुल एक्ट कर सकती है। तो जी अगर कंपनी के नाम पर कोई भी अनलॉफुल एक्ट किया जा रहा है, उस केस में लॉ कहता है जी हम ये जो वॉल दे रखी है, इस वॉल के अंदर हम छेद करेंगे ऐसे, ठीक है। यहाँ पर दूरबीन लगाएंगे और हम देखेंगे कि एक्चुअली में कंपनी के नाम पर कौन गलत काम कर रहा है। और इसी को कहा गया पियर्सिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल। पियर्सिंग का मतलब तो पता है, जिस तरह कान छेदना, राइट। या फिर इसी को कहा गया लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल। लिफ्टिंग का मतलब क्या है कि हम पूरी की पूरी ये वेल ही हटा देंगे, ये पूरी की पूरी लॉजी वेल ही हटा दी हमने। अब हम डायरेक्ट देख सकते हैं कि हाँ जी कंपनी के नाम पे जो गलत काम कर रहा है वो कौन है, ठीक है। ऐसा नहीं है ना आप किसी का मर्डर करने के लिए 3 लोग मिलकर एक कंपनी बना लो, फिर जी उसका मर्डर कर दो, कंपनी के नाम पर फिरौती लो और बाद में कहो जी हमने थोड़ी ना किया है, वी आर ओनली द मेंबर्स ऑफ द कंपनी, वी आर ओनली द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। मर्डर के पैसे तो कंपनी के नाम पर आए हैं ना, तो जी कंपनी ने मर्डर किया। लोग कहता है कंपनी थोड़ी ना मर्डर कर सकती है। या आप कहीं डकैती करने के लिए, चोरी करने के लिए, रॉबरी के लिए, फिरौती मांगने के लिए, राइट, तो एक्सटोर्शन मनी जिसे हम कहते हैं, कहता है ऐसी एक्टिविटी करने के लिए कंपनी बना रहे हो, पैसे कंपनी के नाम पे ले रहे हो और काम खुद कर रहे हो, और बाद में कहो जी कंपनी ने किया है, हमने थोड़ी ना किया है। तो जी कंपनी के एक्ट के लिए हम कैसे लायबल होंगे? लॉ ने मना किया है कि कंपनी के एक्ट के लिए मेंबर से डायरेक्टर्स लायबल नहीं है। तो उस केस में कोर्ट कहेगी बेटा यहाँ पर हम लोग पावर दे रहे हैं लॉ को कि भैया आप इस कॉर्पोरेट वेल को हटा सकते हैं, इसमें छेद कर सकते हैं और देख सकते हैं किस मेंबर ने, किस डायरेक्टर ने कंपनी के नाम पर गलत काम किया है। तो इसी का मतलब है लिफ्टिंग या फिर पियर्सिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल, ठीक है जी। इट मीन्स द कंपनी हैज ए सेपरेट लीगल एंटिटी फ्रॉम द पर्सन्स कंटिन्यूइंग इट्स मेंबर्स, constituting its members. Indeed, the theory of corporate entity is still the basic principle on which the whole law of corporation is based. But as a separate personality of the company is a statutory privilege, law ने इसे privilege दिया है, it must be used only for legitimate business purpose only, only for lawful business purpose, right? Where a fraudulent or dishonest use is made of the legal entity, चीटिंग करने के लिए, फ्रॉड करने के लिए, इलीगल एक्टिविटी के लिए, अनलॉफुल एक्टिविटी के लिए, इमोरल एक्टिविटी के लिए, या कोई ऐसी एक्टिविटी विच इज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, तो कहता है इंडिविजुअल्स जो कि एक्चुअल में वो काम कर रहे हैं इन द नेम ऑफ द कंपनी शैल बी लायबल, तो दे आर नॉट अलाउड टू टेक द शेल्टर बिहाइंड द कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी ऑफ द कंपनी। दिस कंसेप्ट इज नोन एज लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल या फिर पियर्सिंग थ्रू द कॉर्पोरेट वेल, ठीक है जी। तो कॉर्पोरेट वेल इज लिफ्टेड, ये अलग अलग केसेस दे रखे हैं कब कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट की गई। कंसोलिडेट करके सिंपल चीज़ बताता हूँ, जैसे मान के चलिए
एक यहाँ पर ये जो एग्जांपल दे रखा है इसको मैं डीपली समझाता हूँ, ध्यान से देखिएगा। मान के चलिए मिस्टर एम है, बहुत रिच है, इनके पास बहुत सारे शेयर्स हैं। उन शेयर से मिस्टर एम को डिविडेंड इनकम होती है कितनी की, लेट्स से 10 लाख रुपीस पर ईयर, ठीक है। और मान के चलिए पूरी की पूरी डिविडेंड इनकम टैक्सेबल है, क्योंकि जिस वक्त ये केस आया था उस वक्त डिविडेंड इनकम टैक्सेबल थी, ठीक है जी। अब जी इस मिस्टर एक्स जिस स्लैब में आते हैं, लेट्स से वहां पर 2.5 लाख रुपए तक की जो इनकम है वो एग्जम्प्टेड है। इंडिविजुअल के केस में एग्जीक्यूटिव लेवल में जब आप टैक्स पढ़ेंगे आप देखेंगे स्लैब्स एप्लीकेबल होते हैं कि 0 से लेकर अगर 2.5 लाख तक की इनकम है तो एग्जम्प्टेड, 2.5 लाख से ज़्यादा इनकम है अप टू लेट्स से 5 लाख तो जी 5% टैक्स पे करना है एज पर करंट सिनेरियो। अगर 5 लाख से ज़्यादा इनकम है तो 5 लाख से लेकर 10 लाख तक जितनी भी इनकम है उसके ऊपर 20% टैक्स पे करना है। और जी 10 लाख से भी ज़्यादा इनकम है तो जी जितनी इनकम 10 लाख से ज़्यादा है उसके ऊपर 30% टैक्स पे करना है, ठीक है। तो कुल मिला के इनकी इनकम कितनी है, 10 लाख, तो इनको टैक्स पे करना पड़ेगा कुछ ना कुछ। अब ये सोच रहे हैं यार टैक्स को कैसे बचाया जाए, तो जी मिस्टर एम ने क्या किया, 4 कंपनियां बनाई। एक, दो, तीन, चार, और अपने शेयर्स थे ना वो 25% चारों कंपनी के नाम पर कर दिए। अपने शेयर्स किसके नाम पे कर दिए, चारों कंपनीज के नाम पे, ठीक है। तो जी जब शेयर्स कंपनी के नाम पर चले गए तो इनकम भी किसकी होगी, डिविडेंड इनकम कंपनीज की होगी। तो जी 2.5 लाख रुपए इस कंपनी की डिविडेंड इनकम, 2.5 लाख रुपए इस कंपनी की डिविडेंड इनकम, 2.5 लाख रुपए इस कंपनी की डिविडेंड इनकम और 2.5 लाख रुपए इस कंपनी की डिविडेंड इनकम। चलो जी, अब मिस्टर एम ने क्या किया कि इन कंपनीज से ये पैसा इन द फॉर्म ऑफ लोन लिया हुआ दिखा दिया। इन कंपनीज से इन द फॉर्म ऑफ लोन लिया हुआ ये पैसा दिखा दिया। तो जी मिस्टर एम के हाथ में अब ये 10 लाख रुपए क्या है, इनकम है, द आंसर इज नो। क्या है ये, कहता है लोन। 10 लाख रुपए क्या हो गए, कहता है जी लोन, और लोन के ऊपर तो कोई टैक्स पे करना नहीं होता, ठीक है। और ये 10 लाख रुपए लोन हर साल लिया हुआ दिखाते और खा जाते। अब इनकम टैक्स वाले मिस्टर एम के पास जा रहे हैं तो मिस्टर एम कह रहे हैं कि भैया मेरी कोई इनकम थोड़ी ना है, मेरा क्या है, ये लोन है, लोन पे कोई टैक्स थोड़ी ना पे करना होता है। इनकम टैक्स वाले कंपनीज के पास जा रहे हैं तो कंपनीज कह रही है कि भैया हम किस चीज़ का टैक्स पे करें, हमारा तो नुकसान हो गया, मिस्टर एम ने हमसे पैसा उधार लिया और वो चुका नहीं रहे, हमारा तो पैसा डूब गया, तो हमें क्या हो गया, लॉस। इन्होंने क्या शो कर दिया, 10 लाख रुपए का लॉस। तो ना इनको पैसा देना पड़ रहा, टैक्स देना पड़ रहा, और ना मिस्टर एम को टैक्स देना पड़ रहा। तो सिनेरियो बहुत पुराना है, देखो ना सिनेरियो बहुत पुराना है। उसके बाद तो बहुत सारे चेंजेस हुए, उसके बाद तो कंपनीज की इनकम के ऊपर फ्लैट टैक्सेशन इंट्रोड्यूस हो गया, क्लोजली हेल्ड वाइडली हेल्ड कंपनी का कंसेप्ट आ गया। लेकिन एग्जाम्पल समझ में आ गया आपको कि जी इन्होंने मिस्टर ने क्या किया कि कंपनी बनाई ताकि मैं अपनी इनकम को लोन में कन्वर्ट कर सकूं और लोन लेता रहूँगा, खाता रहूँगा, वापस नहीं दूंगा, मेरी ही कंपनी है, कंपनी मेरे ऊपर थोड़ा केस फाइल करेगी, डमी कंपनी एक तरह से, राइट। और कंपनी शो करती रहेगी कि हमारा तो पैसा डूब गया, हमारी तो इनकम डूब गई, तो कंपनीज को भी टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा, मिस्टर एम को भी टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा, मतलब सारी इनकम टैक्स फ्री हो गई। कहता है जी इस केस के अंदर, इस टाइप के केस के अंदर जहाँ पर कंपनी को बनाया गया है स्पेसिफिकली फॉर इवेजन ऑफ टैक्स, टैक्स की चोरी के लिए, तो भैया कॉर्पोरेट वेल हटा के देखा जा सकता है कि भैया ये एक्चुअल में कंपनी है ही नहीं, ये डमी कंपनीज है सारी, और इसके पीछे कौन है, इन कंपनीज के पीछे कौन है, मिस्टर एम खुद है। और कंपनी को बनाने का मोटिव क्या है, इलीगल इवेजन ऑफ टैक्स। तो इस केस में इनकी कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी को डिनाई किया जाएगा और कहा जाएगा कि भैया एम में और इन कंपनीज में कोई डिफरेंस नहीं है, दीज कंपनीज आर नॉट सेपरेट फ्रॉम मिस्टर एम। तो जी सारा का सारा पैसे के ऊपर टैक्स मिस्टर एम को पे करना पड़ेगा। तो जो कॉर्पोरेट वेल वाला कंसेप्ट था उसे हटा दिया जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से बहुत सारे केसेस हैं
जैसे यहाँ पर एक केस दिया हुआ है कि भैया वेयर इन द प्रीमाइसेस ऑफ अ शॉप वर अलॉटेड ऑन अ लाइसेंस टू द इंडिविजुअल लाइसेंस। उसने क्या किया, एक प्राइवेट कंपनी सेट की, ट्रांसफ़र कर दिया लाइसेंस उस प्रीमाइसेस का टू द कंपनी विद द गवर्नमेंट कंसर्न। ठीक है, शी कुड नॉट रिमूव द इलीगलिटी बाय सेइंग दैट शी एंड हर कंपनी वर वर्चुअली द सेम पर्सन। ठीक, तो बेसिकली यहाँ कहा गया कि भैया जहाँ पर स्पेसिफिकली किसी इंडिविजुअल को लाइसेंस दिया जा रहा है और वो लाइसेंस को होली ओन प्राइवेट कंपनी का मतलब जिसमें सारा स्टेक उसी का है। ठीक है, ये टर्म भी आपको समझ में आएगी अभी आगे जाके। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि भैया वो ये कहकर इलीगलिटी को रिमूव नहीं कर सकती कि भैया कंपनी और वो सेम है ना, लोगों की नज़रों में कंपनी और वो अलग अलग है। लाइसेंस कंपनी को उसको मिला था इंडिविजुअली, तो कंपनी उस लाइसेंस पर काम नहीं कर सकती। ठीक, तो मतलब आप कॉरपोरेट वेल को अपने फ़ायदे के लिए लिफ्ट नहीं करवा सकते। मतलब यहाँ पर इसने क्या कहा लेडी ने कि भैया कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट करके देखो, मैं और कंपनी सेम ही तो है, लाइसेंस पे मैं काम कर रही हूँ या कंपनी काम कर रही है, मेरी एक ही बात है। कहता है अपने फ़ायदे के लिए कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट नहीं करवा सकते। जब लो को लगेगा कि एक्चुअल में आप कुछ गलत कर रहे हो, तब लो कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट कर सकता है, कोर्ट कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट कर सकती है। ये नहीं है कि जब आपका मन किया तब आपने कह दिया कि कंपनी और मैं अलग अलग है, और जब आपका मन किया तब कह दिया कॉर्पोरेट लिफ्ट वेल करो, कंपनी और मैं एक ही है। ठीक है, आ जाइए, कितनी सारी सिचुएशंस दी हुई है जहां पर कोर्ट ने कहा कि कॉर्पोरेट लिफ्ट को वेल किया जा सकता है। कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट किया जा सकता है, राइट। वेयर द कॉर्पोरेट वेल हैज बीन यूज्ड फॉर कमीशन ऑफ फ्रॉड या फिर इम्प्रॉपर कंडक्ट। तो जी कोई भी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी करोगे कंपनी के नाम पर, लोगों का पैसा ठगने की कोशिश करोगे, गलत सामान बेचने की कोशिश करोगे, लोगों के साथ फ्रॉड करने की कोशिश करोगे, तो उस केस में कोर्ट कह सकती है, और कोर्ट ने एक्चुअल में किया है डिफरेंट केसेस के अंदर। कोर्ट्स हैव लिफ्टेड, हैव लिखा हुआ, कोर्ट्स हैव मतलब काफ़ी कोर्ट्स ने अलग अलग केसेस में, इस टाइप के अलग अलग केसेस में कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट किया है। और जो लोग एक्चुअल में कंपनी के नाम पर गलत काम कर रहे थे, फ्रॉडुलेंट काम कर रहे थे, उनको उनके अगेंस्ट एक्शन लिया गया है। मेरा कॉर्पोरेट फैसेट, फैसेट का मतलब क्या हो गया, फेस। ठीक है, फैसेट क्या होता है, जिस तरह मान के चलो एक बॉक्स है जिसकी 6 साइड्स हैं, चारों तरफ, एक ऊपर एक नीचे, तो एक साइड को हम बोलेंगे उसकी एक फैसेट, दूसरी साइड को बोलेंगे दूसरी फैसेट, तो फेस। वेयर द कॉर्पोरेट फैसेट इज रियली ओनली एन एजेंसी इंस्ट्रूमेंटेलिटी। जैसे कि यहाँ पर ये कंपनीज और कुछ नहीं थी, these companies were working on the behalf of Mr. M. So basically these companies were not working genuinely, these were instruments of Mr. M for unlawful purpose to evade the taxes. तो जहाँ पर कंपनी की एक्चुअल में खुद की एग्जिस्टेंस का कोई मतलब ही नहीं है, वो सिर्फ एज इंस्ट्रूमेंट वर्क कर रही है किसी और के बिहाफ पर, और वो जो जिसके बिहाफ पर एज इंस्ट्रूमेंट वर्क कर रही है वो इंसान उन कंपनीज के थ्रू गलत काम करने की कोशिश कर रहा है। तो इस सिनेरियो में कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट की जा सकती है। वेयर द डॉक्ट्राइन कॉन्फ्लिक्ट विद द पब्लिक पॉलिसी, डॉक्ट्राइन ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी की बात कर रहा है ये। कहता है जब कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी का डॉक्ट्राइन है, रूल है, दैट इज इन कन्फ्लिक्ट विद द पब्लिक पॉलिसी। तो जी जहाँ पर भी पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी मैं पहले भी बोल चुका हूँ, जहाँ पर भी पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट कोई भी काम किया जा रहा है इन द नेम ऑफ द कंपनी, तो भैया कोर्ट कह सकती है कॉर्पोरेट वेल को साइड में रखो, कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी को साइड में रखो, और ये देखो कि कंपनी के नाम पे गलत काम कौन कर रहा है और उनको अंदर धरो। ठीक है जी, हाँ जी। वेयर कॉर्पोरेट वेल इज यूज्ड टू हाइड द करेक्टर, स्पेसिफिकली एनिमी करेक्टर। ठीक, जैसे कि मान के चलिए आज के टाइम में इंडिया पाकिस्तान आपस में एनिमी कंसीडर किए जाते हैं, राइट। अब जी इंडिया के अंदर अगर पाकिस्तान की कोई भी एंटिटी कोई भी इन्वेस्टमेंट करती है तो एफडीआई पॉलिसी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, अच्छा बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होंगे जो आप फर्स्ट टाइम सुन रहे होंगे और आपको लग रहा होगा क्या भारी भारी से वर्ड्स हैं।
पर बेटा ये सारे वो वर्ड्स हैं जो कि आप पढ़ने वाले हो, चाहे करंट अफेयर्स में पढ़ोगे, चाहे इकोनॉमिक्स में पढ़ोगे, चाहे किसी भी सब्जेक्ट में पढ़ोगे, पर आप पढ़ने वाले हो। तो हर वर्ड को दिमाग में डालते जाना, जितना ले सको उतना लेते जाना दिमाग में, क्योंकि नॉलेज जितनी भी लोगे उतनी ही थोड़ी पड़ेगी। CS में एंटर करने जा रहे हो। हाँ जी, FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मीन्स डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन द कैपिटल ऑफ इंडियन एंटिटी। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब, देखो अगर कोई भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं किसी भी एंटिटी में, तो या तो एज कैपिटल इंट्रोड्यूस करेंगे, या फिर एज डेट हम इन्वेस्ट करेंगे, उधार देंगे सामने वाले को, या सामने वाले को कैपिटल देंगे। जैसे पार्टनरशिप को, किसी पार्टनरशिप फर्म के अंदर मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो या तो उस पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर बनूंगा, या पार्टनरशिप फर्म को उधार दूंगा। किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, तो या तो कंपनी के इक्विटी शेयर्स परचेज करूंगा, मतलब कैपिटल, या फिर कंपनी का कोई ना कोई डेट इंस्ट्रूमेंट परचेज करूंगा, या कंपनी को उधार दूंगा। तो या तो उधार के फॉर्म में हो सकता है, या फिर डेट के फॉर्म में हो सकता है इन्वेस्टमेंट। अब जी अगर हम कंपनी की बात करें स्पेसिफिकली, तो कैपिटल में इन्वेस्टमेंट करने की दो इंटेंशन हो सकती है। एक, टू ओन द ओनरशिप, टू होल्ड द ओनरशिप, टू एक्वायर द ओनरशिप, एक्विजिशन ऑफ ओनरशिप। एक इंटेंशन एक्विजिशन ऑफ ओनरशिप, कि मैं उस कंपनी में ओनरशिप एक्वायर करना चाहता हूँ, कंट्रोल एक्वायर करना चाहता हूँ, राइट। दूसरा सिंपल इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट फॉर रिटर्न। जैसे कि मेरा कोचिंग का बिजनेस है, मेरी जो इनकम होती है उसमें जो सरप्लस बचता है, कभी रिलायंस में इन्वेस्ट कर देता हूँ, टाटा में इन्वेस्ट कर देता हूँ, मारुति में इन्वेस्ट कर देता हूँ, SBI के शेयर्स में इन्वेस्ट कर देता हूँ, कैनरा बैंक के शेयर्स में इन्वेस्ट कर देता हूँ, राइट। जैसे ही लगता है शेयर्स के रेट ऊपर हो गए, शेयर्स को बेचकर इन्वेस्टमेंट वापस ले आता हूँ, फिर दोबारा कहीं और इन्वेस्ट कर देता हूँ। तो मेरी इंटेंशन क्या है, किसी भी कंपनी में ओनरशिप एक्वायर करना? द आंसर इज नो। मेरी इंटेंशन क्या है? इन्वेस्टमेंट फॉर रिटर्न्स, जिसे हम कहते हैं पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। इसे हम क्या कहते हैं? पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। क्यों? क्योंकि हेयर वी आर क्रिएटिंग अ पोर्टफोलियो। कुछ पैसे रिलायंस के शेयर्स में इन्वेस्ट कर दिए, कुछ टाटा में इन्वेस्ट कर दिए, कुछ ICICI में इन्वेस्ट कर दिए, राइट। तो पोर्टफोलियो क्रिएट करते हैं, और जैसे ही जिस कंपनी के शेयर्स हमें लगता है बढ़ रहे हैं तो बेचते हैं, फिर कहीं और इन्वेस्ट कर देते हैं, फिर वहाँ बेचते हैं, कहीं और इन्वेस्ट कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर हम इन्वेस्ट करते हैं पर बेचते नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा मोटिव है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर्स एक्वायर करने, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ओनरशिप एक्वायर की जा सके। ऐसी इन्वेस्टमेंट को बोलते हैं डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ऐसी इन्वेस्टमेंट को क्या बोलते हैं? डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है। और जब ये इन्वेस्टमेंट कोई फॉरेनर कर रहा है, जब ये इन्वेस्टमेंट कोई फॉरेनर कर रहा है, तो उसमें क्या बोलते हैं? FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अगर कोई पाकिस्तानी इंडिया में इस फॉर्म में इन्वेस्ट करेगा तो उसमें क्या बोलेंगे? FDI। तो जी FDI पॉलिसीज होती है, ठीक है। गवर्नमेंट FDI पॉलिसी लेके आती है, कौन सी कंट्री इंडिया में डायरेक्ट इन्वेस्ट कर सकती है, किस कंडीशन पे कर सकती है। बेसिकली दो रूट्स होते हैं, एक ऑटोमेटिक रूट होता है, अप्रूवल रूट होता है दूसरा। तो जी ऑटोमेटिक रूट में कौन कर सकता है? विदाउट टेकिंग द अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट। ऑटोमेटिक, ये अप्रूवल रूट हो गया, ऑटोमेटिक रूट हो गया। अप्रूवल रूट के अंदर कि जी सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल चाहिए या सिर्फ RBI की अप्रूवल चाहिए, रिपोर्टिंग वगैरह हर चीज़ को लेकर पूरी पॉलिसीज होती है। ऐसा थोड़ी ना कोई भी मुंह उठाएगा और इंडिया में इन्वेस्ट कर देगा, ठीक है। फिर जी बाकायदा सेक्टर्स होते हैं कि जी किस सेक्टर के अंदर कितना FDI अलाउड है। FDI का मतलब क्या है कि अगर फॉरनर ने आपकी इंडियन कंपनी में लेट्स से 80% शेयर्स एक्वायर कर लिए, तो इंडियन कंपनी का कंट्रोल किसके पास चला गया? फॉरनर के पास चला गया। और अगर किसी पाकिस्तानी ने इंडियन कंपनी में 80% एक्वायर कर लिए लेट्स से, तो जी उस इंडियन कंपनी का कंट्रोल किसके पास चला गया? पाकिस्तानी के पास चला गया। और जी वो कंपनी के नाम पर इंडिया में न्यूसेंस कर सकता है, इलीगल एक्टिविटी कर सकता है, राइट। क्योंकि कंपनी अब क्या हो गई? उसके कंट्रोल में हो गई, उसके पास मोर देन 75% शेयर्स है, तो कोई भी डिसीजन अकेले उसके बेसिस पर मान्य होगा, ठीक।
जो स्पेशल मेजोरिटी होती है वो भी क्या है 75%। तो जी इसके पास तो 75% से भी ज़्यादा वोट हो गए तो अकेला ये किसी भी डिसीजन को कंपनी के अंदर इम्प्लीमेंट करवा सकता है। तो जी ऐसा सिनेरियो ना हो इसलिए एफडीआई पॉलिसीज़ लाई जाती है। अब जी ये जो पाकिस्तानी है इसको पता है कि इंडिया में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करना पॉसिबल नहीं है, अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो सिर्फ अप्रूवल रूट अलाउड है एज पर द एफडीआई पॉलिसी। गवर्नमेंट से अप्रूवल लेनी पड़ेगी और गवर्नमेंट अप्रूवल इतनी जल्दी देगी नहीं, स्पेसिफिकली पाकिस्तानी इन्वेस्टमेंट के केस में। ठीक, तो ये क्या करता है इंडिया में ही 3 लोगों को अपना एक तरह से कह लीजिए एजेंट बना लेता है, ए बी सी। ये कहता है यार मैं तो इन्वेस्ट कर नहीं सकता क्योंकि मैं पाकिस्तानी हूं, तुम तो इंडियन हो, तो तुम इन्वेस्ट करो, तुम तो इंडियन हो, तुम इन्वेस्ट करो, इस इंडियन कंपनी का कंट्रोल अपने हाथ में ले लो, पैसा मैं देता रहूँगा, भिजवाता रहूँगा किसी भी इलीगल वे में, तुम इन्वेस्ट करते रहो और इस इंडियन कंपनी का कंट्रोल अपने हाथ में ले लो, फिर जैसा जैसा मैं कहूँ वैसा वैसा तुम इंडियन कंपनी से करवाते रहना। तो ये क्या हुआ, इसके पास कौन सा कंट्रोल है, कहता है जी इसके पास रियल कंट्रोल है कंपनी का, जिसे हम क्या बोलेंगे डी फैक्टो। इसके पास कौन सा कंट्रोल है, कहता है डी फैक्टो कंट्रोल, रियल कंट्रोल। और डमी कौन है, ये लोग डमी है जो कि अपने प्रिंसिपल के कहने पर, ये पाकिस्तानी के कहने पर इस इंडियन कंपनी से कोई भी काम करवाएंगे। ठीक है, तो रजिस्टर में किसका नाम लिखा हुआ है, कहता है इनका नाम लिखा हुआ है, कंपनी के रजिस्टर मेंबर्स कौन है एबीसी, तो दीज आर मेंबर्स। लेकिन एक्चुअल में कंट्रोल किसके पास है, पाकिस्तानी के पास। अब जी देखा जाए तो ये कंपनी क्या हो गई, एनिमी कंपनी। कंपनी क्या हो गई, एनिमी कंपनी, क्योंकि इसका कंट्रोल एक पाकिस्तानी के पास है। लेकिन इस चीज को छुपाया गया, हाइड किया गया। ठीक है, तो जी अगर किसी कंपनी का कैरेक्टर फाइंड आउट करने के लिए कि वो कंपनी एनिमी कंपनी तो नहीं है, हमें कॉर्पोरेट वेल को अलग करना पड़े तो दैट इज अलाउड। तो जी एजेंसीज इस कंपनी के मेंबर्स के थ्रू यहाँ तक जा सकती है कि हाँ भैया इसका तो डी फैक्टो कंट्रोल, रियल कंट्रोल एनिमी कंट्री के हाथ में है। तो जी कॉर्पोरेट वेल को अलग रखी, कहेगी हम नहीं मानते इस केस में कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी, हम तो मान के चलेंगे ये कंपनी और कुछ नहीं है, एक एनिमी की एंटिटी है, एक एनिमी का इंस्ट्रूमेंट है जो कि इंडिया में न्यूसेंस क्रिएट कर सकता है, पब्लिक डिसऑर्डर क्रिएट कर सकता है। तो भैया ये हम एनिमी कंसीडर करेंगे इस कंपनी को। इस केस में ये नहीं कह सकते कि भैया हाँ कंपनी अलग है और ये अलग है ना, इस केस में हम कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट कर देंगे। ठीक है जी, हाँ जी। where it is found that the sole purpose for which the company was formed was to evade the taxes, ये चीज़ मैं आपको बहुत डीपली समझा चुका हूँ। अवॉइडेंस ऑफ वेलफेयर लेजिस्लेशन, अब जी ये भी बड़ा सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ आपको, बहुत सारे केसेस है इसके भी। मान के चलिए मिस्टर कंजूस, ठीक है, एक बड़ी सी फैक्ट्री है इनकी, बड़ी सी कारखाना, बड़ी सी फैक्ट्री है, 1000 लेबर काम कर रही है। अब जी फैक्ट्री के ऊपर एप्लीकेबल है बोनस एक्ट। बोनस एक्ट क्या होता है एग्जीक्यूटिव लेवल पे पढ़ेंगे आप। ठीक, तो जी फैक्ट्री के ऊपर एप्लीकेबल है बोनस एक्ट, और बोनस एक्ट के अकॉर्डिंग इस मिस्टर कंजूस को प्रॉफिट का कुछ हिस्सा एज बोनस लेबर को देना पड़ेगा। ठीक है, मान के चलते हैं 1 करोड़ रुपए का बोनस लेबर को देना पड़ेगा, प्रॉफिट इतना ज़्यादा है कि प्रॉफिट का कुछ हिस्सा एज बोनस लेबर को देना पड़ेगा, और ये मिस्टर कंजूस लेबर को वो पैसा देना नहीं चाहते, जबकि सारा प्रॉफिट किसकी मेहनत का है, कहता है लेबर की मेहनत की वजह से तो प्रॉफिट हो रहा है, तो बोनस लेबर का हक है, इसीलिए गवर्नमेंट ने बोनस एक्ट इम्प्लीमेंट किया। ठीक है, कि लेबर का हक है, लेबर को दो, अगर आपको एब नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है, आपको ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है तो बोनस भी दो लेबर को, राइट। बट ये देना नहीं चाहते, तो जी ये क्या करते हैं, अपनी एक और कंपनी बनाते हैं, एक न्यू कंपनी। ठीक है, और ये जो इनके पास इनकम आ रही है उसको इस न्यू कंपनी की तरफ डाइवर्ट कर देते हैं किसी भी तरह।
ठीक, ताकि प्रॉफिट शो ना हो और लेबर को बोनस ना देना पड़े या कम देना पड़े। तो ये क्या एक वेलफेयर लेजिस्लेशन जिसको अवॉइड करने के लिए ये कंपनी बनाई गई है। कंपनी का एक्चुअल में कोई यूज़ नहीं है, कोई बिजनेस नहीं कर रही कंपनी, डमी कंपनी है, लेकिन वेलफेयर लेजिस्लेशन को अवॉइड करने के लिए कंपनी बनाई जा रही है। तो उस केस में लोग कह सकता है भैया कंपनी और ये कंजूस अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही कंसीडर किया जाएगा। कंपनी के पास जो पैसा है वो कंजूस का ही कंसीडर किया जाएगा और भैया इस पैसे में से लेबर को बोनस दिया जाएगा। ठीक है जी। फिर कहता है जी, जहां पर दिखाई दे रहा है कि कंपनी अपनी पावर को मिसयूज कर रही है, कंपनी हैज अब्यूज्ड इट्स कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी फॉर एन अनजस्ट या इनइक्विटेबल पर्पस। तो किसी के साथ गलत किया जा रहा है, पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट कोई काम किया जा रहा है, लोगों को लगता है कि यार ये जस्टिस है, ये न्याय है कि इस केस के अंदर कॉर्पोरेट वेल को हटा के देखा जाए कि भैया क्या चल रहा है और कौन कर रहा है, तो उस केस के अंदर कॉर्पोरेट वेल को हटाया जा सकता है। ठीक, तो कुल मिला के कहता है एन नंबर ऑफ केसेस हो सकते हैं। बस लोगों को लगना चाहिए कि यार कंपनी जेन्युइनली बिजनेस पर्पस के लिए इनकॉर्पोरेट नहीं की हुई है, बल्कि लोगों के साथ फ्रॉड करने के लिए, इलीगल एक्टिविटी करने के लिए, एनिमी करेक्टर को छुपाने के लिए, टैक्स को इवेड करने के लिए, वेलफेयर लेजिस्लेशन को अवॉइड करने के लिए, या किसी भी अनजस्टिफाइड रीजन के लिए कंपनी बनाई जा रही है। तो उस केस में कोर्ट को पावर दी गई। कोर्ट कह सकती है कि भैया ये हटाओ, कॉर्पोरेट पर्सनालिटी को साइड रखो और देखो कि एक्चुअल में गलत करने वाला कंपनी के पीछे कौन है। ठीक है, तो आई थिंक ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। आ जाइए जी, कंपनी एज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अदर बिजनेस एंटरप्राइजेस। कुल मिला के डिफरेंस देखना है कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में, पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस के अंदर, कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में एचयूएफ के अंदर, कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में एलएलपी के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले कंपनी और पार्टनरशिप के अंदर क्या डिफरेंस है। हाँ जी, सबसे पहली चीज़ कहता है लोग की नज़रों में कंपनी एक डिस्टिंक्ट लीगल पर्सन है। कंपनी इज अ सेपरेट लीगल पर्सन, कंपनी की अपनी एक लीगल आइडेंटिटी है। लोग की नज़रों में पार्टनरशिप की कोई लीगल आइडेंटिटी नहीं है। तो जी कंपनी, पार्टनरशिप, सबसे पहले क्या है, कहता है जी लीगल एग्जिस्टेंस कंपनी की है, पार्टनरशिप की नहीं है। लोग कहता है भैया पार्टनरशिप में और पार्टनर्स में कोई डिफरेंस नहीं है। अगर पार्टनरशिप कोई मार्केट से उधार उठा रही है तो मान के चला जाएगा पार्टनर्स उधार उठा रहे हैं, और भैया वो पैसा पार्टनर से रिकवर किया जा सकता है अगर पार्टनरशिप को लॉस भी है तो। ठीक है जी। फिर जी दूसरा डिफरेंस क्या बताया गया, कहता है कि पार्टनरशिप के केस में जो प्रॉपर्टी होती है दैट बिलोंग्स टू फर्म। ठीक, लेकिन दैट प्रॉपर्टी जो होती है वो इंडिविजुअल्स की होती है। भाई पार्टनरशिप अपने नाम से तो प्रॉपर्टी परचेज नहीं कर सकता ना, क्योंकि लोग की नजरों में पार्टनरशिप की कोई लीगल एग्जिस्टेंस नहीं है। पार्टनरशिप इज नॉट अ लीगल पर्सन। तो जी प्रॉपर्टी की बात करें तो कंपनी कहता है अपने नाम से प्रॉपर्टी परचेज कर सकती है इन द नेम ऑफ कंपनी, लेकिन पार्टनरशिप के केस में चाहे प्रॉपर्टी पार्टनरशिप बिजनेस के लिए परचेज की जा रही है, बट दैट शैल बी परचेज्ड इन द नेम ऑफ पार्टनर, नॉट पार्टनरशिप। That shall be purchased in the name of partner, although that property shall be used only for the purpose of partnership। ठीक, बट परचेज किसके नाम पे की जाएगी, पार्टनर के नाम पे, बिकॉज पार्टनरशिप इज नॉट अ लीगल पर्सन इन द आइज ऑफ लॉ। फिर जी तीसरी क्या बात की जा रही है, कहता है क्रेडिटर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म आर द क्रेडिटर्स ऑफ इंडिविजुअल पार्टनर्स। वो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि लॉ की नज़रों के अंदर पार्टनर और पार्टनरशिप फर्म में कोई डिफरेंस नहीं है। तो अगर हम डेट की बात करें तो कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम द कंपनी ओनली, कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम कंपनी ओनली, मतलब कंपनी के नाम पर ही लोन लिया जाता है, उधार लिया जाता है, कंपनी के नाम पर ही केस फाइल किया जा सकता है फॉर द रिकवरी ऑफ द मनी। पार्टनरशिप के केस में कहता है चाहे पार्टनरशिप फर्म कोई उधार ले रही है, लेकिन मान के चला जाएगा कि भैया पार्टनर्स ने वो उधार लिया है और दो दैट मनी
कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम द पार्टनर्स, रिकवर्ड फ्रॉम पार्टनर, पार्टनर या पार्टनर्स, अगर बाकी पार्टनर्स भाग गए, एक भी फंस गया, उससे भी सारा पैसा रिकवर किया जा सकता है। ठीक है जी। हाँ जी, पार्टनर्स आर द एजेंट ऑफ द फर्म, म्यूचुअल एजेंसी। देखिए सारे पॉइंट आपको या सारे टर्मिनोलॉजी आपको समझ में आनी चाहिए, क्योंकि मैं सब चीज़ बहुत डिटेल में समझा चुका हूँ प्रीवियस क्लासेस में। पार्टनरशिप जब मैंने आपको एग्जांपल दिया था तो वहाँ बताया था कि म्यूचुअल एजेंसी होती है, स्पेसिफिकली कंपनी लॉ की जो फर्स्ट क्लास है, जहाँ कचालू वाली स्टोरी सुनाई थी, वहाँ पर मैंने बताया था कि म्यूचुअल एजेंसी नाम की टर्म क्या होती है। तो पार्टनरशिप के केस में म्यूचुअल एजेंसी होती है, मतलब एवरी पार्टनर इज द एजेंट एज वेल एज प्रिंसिपल ऑफ ऑल अदर पार्टनर्स। बट कंपनी के केस में म्यूचुअल एजेंसी नहीं होती, मतलब एनी मेंबर ऑफ द कंपनी कैनॉट बी कंसिडर्ड एज द एजेंट या प्रिंसिपल ऑफ द कंपनी। तो मेंबर अगर कोई काम करता है उसके लिए कंपनी लायबल नहीं है, कंपनी कोई काम करती है उसके लिए मेंबर लायबल नहीं है, राइट। इसी तरह मैं आपको बता चुका हूँ, इंडिविजुअल डायरेक्टर इज नॉट द एजेंट ऑफ द कंपनी, इंडिविजुअल डायरेक्टर के पास कोई पावर नहीं होती। तो जी इंडिविजुअल डायरेक्टर अगर कोई काम करता है कंपनी के नाम पर तो उसके लिए कंपनी लायबल नहीं है, और कंपनी कोई काम करती है तो उसके लिए इंडिविजुअल डायरेक्टर लायबल नहीं है। ये तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कोलेक्टिवली बाय मेजोरिटी जब डिसीजन लेते हैं तो मान के चला जाता है कि कंपनी के नाम पर काम किया जा रहा है। ठीक है, तो कहता है म्यूचुअल एजेंसी नहीं होती इन केस ऑफ कंपनी, बिटवीन द मेंबर्स एंड द कंपनी, बिटवीन द डायरेक्टर्स एंड द कंपनी। हाँ जी, अ पार्टनर कैन नॉट कॉन्ट्रैक्ट विद हिज फर्म। क्यों? क्योंकि पार्टनरशिप फर्म कुछ होती ही नहीं। कॉन्ट्रैक्ट के केस में कहता है कि पार्टनर कैनॉट कॉन्ट्रैक्ट विद द फर्म। क्यों नहीं कर सकता? अभी ऊपर तो बताया कि लोग की नजरों में पार्टनरशिप फर्म इज नॉट ए लीगल एंटिटी। लोग कहता है पार्टनर्स और पार्टनरशिप फर्म दोनों एक ही बात है, कोई अपने साथ कैसे कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है? तो पार्टनर अपनी फर्म के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, जबकि अ मेंबर कैन एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट विद हिज ओन कंपनी। मेंबर इवन डायरेक्टर कैन कॉन्ट्रैक्ट विद कंपनी। ठीक है, मैं रिलायंस के शेयर्स लूँगा तो क्या मैं रिलायंस का मोबाइल नहीं ले सकता? डेफिनेटली ले सकता हूँ। अगर कोई बंदा रिलायंस का डायरेक्टर है तो क्या वो रिलायंस की सर्विसेज नहीं ले सकता, रिलायंस का प्रोडक्ट नहीं परचेज कर सकता? बिल्कुल परचेज कर सकता है। ठीक है जी। हाँ जी, अ पार्टनर कैनॉट ट्रांसफर हिज शेयर। आई थिंक ये आपको पता होगा, अगर पार्टनरशिप एक्ट थोड़ा सा भी पढ़ा है आपने तो। जब हम ट्रांसफरेबिलिटी की बात करते हैं, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स की बात करते हैं, तो कहता है मेंबर्स कैन ट्रांसफर शेयर्स। यही तो हमने बताया था परपेचुअल सक्सेशन में, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स में, कि एक मेंबर अपने शेयर दूसरे को सेल कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है, गिफ्ट दे सकता है, इनहेरिटेंस में ट्रांसफर हो सकता है। बट भैया एक पार्टनर अपना शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकता विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल अदर पार्टनर्स। तो अगर किसी पार्टनर को अपना शेयर सेल करना है, किसी और के नाम पे ट्रांसफर करना है, देन द कंसेंट ऑफ ऑल अदर पार्टनर्स इज रिक्वायर्ड। ठीक है, हाँ जी। उसके बाद रिस्ट्रिक्शन ऑन पार्टनर्स अथॉरिटी। कहता है जी, ये बड़े ध्यान से समझिएगा इस बात को, पहले मैं समझा दूं। जब हम पार्टनरशिप में काम करते हैं तो जी ए बी सी तीन लोग मिलकर लेट से पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं। अब जी लॉ कहता है दैट एवरी पार्टनर हैज राइट टू पार्टिसिपेट इनटू डे टू डे बिजनेस ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। इसका मतलब ए भी पार्टनरशिप फर्म के नाम पर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है, बाय भी कर सकता है, रॉ मटेरियल सेल भी कर सकता है, कोई भी गुड्स पार्टनरशिप का। बी भी दोनों काम कर सकता है, बाय भी कर सकता है, सेल भी कर सकता है। सी भी दोनों काम कर सकता है, बाय भी कर सकता है, सेल भी कर सकता है।
ठीक, ये तो एक सिंपल सा एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूँ, और बहुत तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, एम्प्लॉय को हायर करना है और चीज़ें हैं, राइट। अब जी मान के चलते हैं ए को मार्केट में सही डिसीजन लेने नहीं आते, स्पेसिफिकली विद रिगार्ड टू बाइंग ऑफ प्रोडक्ट्स। तो जी जब इन्होंने पार्टनरशिप में काम शुरू किया तो इन्होंने एक बनाई पार्टनरशिप डीड। और पार्टनरशिप डीड मतलब इनके बीच का जो कॉन्ट्रैक्ट है इन राइटिंग, उसमें क्लियर कट लिखा गया कि ए इज नॉट हैविंग एनी पावर टू बाय प्रोडक्ट्स ऑन बिहाफ ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो जी क्लियर कट लिखा गया कि ए कांट परचेज रॉ मटेरियल और एनी अदर प्रोडक्ट ऑन बिहाफ ऑफ पार्टनरशिप फर्म। कहां पर लिखा गया? पार्टनरशिप डीड में। अब जी सी पार्टनरशिप फर्म के पास सामान बेचने आया, ए को लगा यार फायदेमंद सौदा है, तो ए ने सी से परचेज कर लिया, जबकि ए के पास पावर नहीं थी एज पर पार्टनरशिप डीड। ए ने सी से क्या कर लिया? परचेज कर लिया। उस वक्त बी और, अच्छा सी तो ऑलरेडी है, डी, बी और सी उस वक्त फैक्ट्री में थे नहीं, तो ए ने फिर भी परचेज कर लिया, जबकि ए को पता था कि एज पर पार्टनरशिप डीड तेरे पास पावर ही नहीं है परचेज करने की। अब जी जब बी और सी आए तो उन्होंने देखा कि ए ने डी से कोई माल परचेज किया है, रॉ मटेरियल परचेज किया है, जो कि मार्केट प्राइस से 5 रुपये एक्स्ट्रा है, महंगा है, 5 रुपये। बी और सी ने डी को कहा भैया हम इस कॉन्ट्रैक्ट को नहीं मानते, क्योंकि ए के पास परचेज करने की पावर ही नहीं है ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म, और ये बात क्लियर कट पार्टनरशिप डीड में लिखी हुई है। तो जी डी कोर्ट में गया, कोर्ट ने सबको बुला लिया, बी और सी ने अपनी बात रखी। कोर्ट ने बी और सी से पूछा भाई मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दो कि क्या पार्टनरशिप डीड आपने डी को पढ़ाई थी? कहता है आप इंटरनली कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करते हो, कोई भी टर्म्स एंड कंडीशंस रखते हो, क्या वो दुनिया को पता है? वो टर्म्स एंड कंडीशंस सिर्फ उनके ऊपर एप्लीकेबल है जिनको स्पेसिफिकली उन टर्म्स एंड कंडीशंस के बारे में पता है। अगर डी को ये बात पता होती कि ए के पास परचेजिंग पावर नहीं है, फिर भी डी ए को सेल करता, फिर तो आपकी बात जायज़ थी कि कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड है। बट डी को अगर ये बात नहीं पता है तो भैया लॉ ने तो बड़ा क्लियर कट सी बात कही है कि जो भी गद्दी पे बैठा होगा, जो भी फर्म में एज पार्टनर वर्क करेगा, उसके पास परचेजिंग पावर है, उसके पास डे टू डे बिजनेस में डिसीजंस लेने की पावर है। तो भैया मान के चला जाएगा, डी के पॉइंट ऑफ व्यू से मान के चला जाएगा कि ए के पास ये पावर है और ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, क्योंकि पार्टनरशिप डीड की कंडीशन आपने डी को नहीं बताई हुई। तो ये चीज़ यहाँ पर बताने की कोशिश की जा रही है। क्या चीज़ बताने की कोशिश की जा रही है? कहता है जो भी रिस्ट्रिक्शंस है ऑन एनी पार्टनर, पार्टनर्स की अथॉरिटी पे जो भी रिस्ट्रिक्शन है जो कि पार्टनरशिप डीड के अंदर लिखी गई है, दैट कैन नॉट बाइंड आउटसाइडर, जब तक आउटसाइडर को ये बात पता ना हो। तो जी ये मान के चला जाएगा कि भैया रिस्ट्रिक्शंस की बात करें, इंटरनल रिस्ट्रिक्शंस की बात करें, कहता है नॉट एप्लीकेबल टू आउटसाइडर। unless and until such restriction is known to the outsider, it is known to outsider। अब कंपनी का केस डिस्कस करते हैं। हमने कहा जी कंपनी की जितनी भी पावर्स होती है, रिस्ट्रिक्शंस होती है, दो डॉक्यूमेंट्स पे लिखी होती है, एमओए, एओए। और ये भी मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि अगर कोई भी कंपनी के साथ डील कर रहा है तो मान के चला जाएगा डीम्ड, it shall be deemed that that person is having complete knowledge of MOA and AOA। वो बंदा ये नहीं कह सकता मुझे पता ही नहीं था कि जी इस डायरेक्टर के पास ये पावर है या नहीं है, या कंपनी के पास ये पावर है या नहीं है। कोर्ट कहेगी भैया कंपनी के केस में तो हमने लॉ में क्लियर कट लिख दिया है दैट इट शैल बी डीम्ड, इसको हम क्या बोलते हैं? कंस्ट्रक्टिव नोटिस।
लोग कहता है जो भी एमओए में एओए में लिखा हुआ है इस चीज का हम मान के चल रहे हैं नोटिस पूरी दुनिया को चला गया। अब जो भी इंसान कंपनी के साथ डील कर रहा है इट शैल बी कंस्ट्रूड that that person is having notice of all the terms and conditions written in MOA and AOA। तो जी यहाँ पर कहता है जो भी कुछ लिखा होगा इंटरनल रिस्ट्रिक्शन इन MOA AOA that is applicable to everyone who is dealing with the company। that is applicable to everyone who is dealing with the company, right। हाँ जी। पार्टनर्स लाइबिलिटी कहता है हमेशा अनलिमिटेड। पार्टनर्स की लाइबिलिटी क्या है? कहता है जी अनलिमिटेड। कंपनी केस में मेंबर्स की लाइबिलिटी क्या है? लिमिटेड। ठीक। परपेचुअल सक्सेशन कहता है जी कंपनी का तो परपेचुअल सक्सेशन है। अब क्या होता है वो डिस्कस करने की जरूरत तो नहीं, लास्ट क्लास में बड़ा डीपली डिस्कस किया है, राइट। तो कंपनी की क्या है? परपेचुअल सक्सेशन। पार्टनरशिप की कहता है कोई परपेचुअल सक्सेशन नहीं है। जैसे ही पार्टनर मरा पार्टनरशिप की कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो गई तो मान के चला जाएगा नई पार्टनरशिप इनकॉर्पोरेट हो गई, नई पार्टनरशिप बन गई, तो पार्टनरशिप कभी भी डिसॉल्व की जा सकती है। एक पार्टनर सिंपली एक नोटिस देगा बाकी पार्टनर्स को दैट आई वांट टू डिसॉल्व द पार्टनरशिप। अगर पार्टनरशिप एट विल है तो पार्टनरशिप उसी दिन से डिसॉल्व कंसीडर की जाएगी। कोई लीगल प्रोसीजर फॉलो करने की जरूरत नहीं है फॉर डिसोल्यूशन ऑफ एनी पार्टनरशिप। ठीक। तो नो परपेचुअल सक्सेशन इन केस ऑफ पार्टनरशिप, बट कंपनी केस में एक बार कंपनी बन गई तो एज पर लॉ ही कंपनी को बंद किया जा सकता है। हाँ जी। कंपनी के केस में अकाउंट्स की ऑडिट इज कंपलसरी इन केस ऑफ कंपनी। कहता है हर कंपनी को एक स्टैट्यूटरी ऑडिटर। स्टैट्यूटरी ऑडिटर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि लॉ ने मेंशन कर दिया दैट यू हैव टू अपॉइंट एन ऑडिटर। हर कंपनी को, चाहे कोई भी कंपनी हो, छोटी बड़ी लंबी चौड़ी लिस्टेड अनलिस्टेड कोई भी कंपनी हो, प्राइवेट पब्लिक, हर कंपनी को स्टैट्यूटरी ऑडिटर अपॉइंट करना पड़ता है फॉर द ऑडिट ऑफ द अकाउंट्स। कंपलसरी मैं वर्ड यूज करूं मैंडेटरी, कंपलसरी जनरल इंग्लिश, मैंडेटरी स्पेसिफिकली लीगल वर्ड। ठीक है। इस केस में कहता है जी नॉट मैंडेटरी एज पर पार्टनरशिप एक्ट। ऑल दो टैक्स में बता रखा है कि भैया अगर आपकी टर्नओवर इससे ज़्यादा हो गई तो आपको अपने अकाउंट ऑडिट करवाने पड़ेंगे, बट इट इज़ नॉट मैंडेटरी फॉर एवरी पार्टनरशिप फर्म। किसी स्पेसिफिक लॉ में कोई कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तभी ऑडिट करवानी पड़ेगी, अदरवाइज नहीं करवानी पड़ेगी। ठीक है। कंपनी कैन बी डिसॉल्व ओनली बाय लॉ। पार्टनरशिप जब मर्जी चाहे तब डिसॉल्व की जा सकती है। तो आई थिंक दोनों के बीच का डिफरेंस बड़ा क्लियर है। फिर जी कंपनी और एचयूएफ के बीच में क्या डिफरेंस है? कंपनी क्या है? अगर ध्यान से सोचा जाए तो कंपनी क्या है? तो बड़ी सिंपल वर्ड्स में कहूँगा कहीं का ईट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। कोई मेंबर जम्मू एंड कश्मीर का हो सकता है, कोई मेंबर मुंबई का हो सकता है, कोई दिल्ली का हो सकता है, कोई हरियाणा का हो सकता है, कोई राजस्थान का हो सकता है। रिलायंस के अगर हम मेंबर्स की बात करें तो पूरे इंडिया से मेंबर्स हैं रिलायंस के, राइट। क्या वो एक दूसरे को जानते हैं? द आंसर इज नो। क्या वो सेम खानदान के हैं? द आंसर इज नो, राइट। तो कहीं का ईट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा इज इक्वल टू कंपनी। एचयूएफ की बात करें तो क्या है? कहता है एक ही परिवार के लोग, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। एचयूएफ को कैसे डिफाइन करेंगे आप? इसको मैं हाईलाइट करके कह रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। एचयूएफ को कैसे डिफाइन करेंगे आप? कहता है लीनियरली डिसेंडिंग फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर। लीनियरली डिसेंडिंग फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर। एक लाइन में कॉमन एंसेस्टर के जो डिसेंडिंग है, जैसे कि यहाँ कौन थे? कहते हैं दादाजी, तो उनके नीचे कौन आएगा? कहता है दादाजी के बेटे। अब मान के चल रहे हैं हम थर्ड या फोर्थ जनरेशन तक जा रहे हैं तो उनको पापा कंसीडर कर लेते हैं। 5 बेटे थे तो जी दादाजी सन 1, दादाजी सन 2, इस तरह करके 5 थे। उनके नीचे कौन आएगा? कहता है जी इनके बेटे। ठीक है।
तो सन 1 सन 2 फिर जी इसका था सन 1 इसका था 2 सन 1 सन 2। तो एक बंदे से जो सारे के सारे जुड़े हुए हैं लीनियरली डिसेंडिंग फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर अप टू थ्री जनरेशन दैट इज HUF। तो सारे किसके है, कहता है एक परिवार के। तो ये क्या है, होमोजीनियस, कहीं का ईट कहीं का रोड़ा नहीं है, ये क्या है, एक परिवार के, होमोजीनियस। जबकि कंपनी के मेंबर्स कहता है कहीं के भी हो सकते हैं, एक परिवार के भी हो सकते हैं, अलग अलग परिवार के भी हो सकते हैं, अलग अलग शहर के भी हो सकते हैं, अलग अलग स्टेट के भी हो सकते हैं, राइट, इवन अलग अलग कंट्री के भी हो सकते हैं। कोई फॉरनर भी किसी कंपनी के शेयर परचेज कर सकता है, राइट। तो वो क्या हो जाएगा, हिट्रोजीनियस, कहीं का ईट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। ठीक है जी। फिर कहता है HUF के केस में सारा काम कौन संभालेगा, बिजनेस कौन संभालेगा, कर्ता। हु इज कर्ता। अगर हम ट्रेडिशनल डेफिनेशन देखें तो हम कहेंगे जी मोस्ट सीनियर मेल मेंबर ऑफ द HUF। अगर दादाजी जिंदा है तो दादाजी करता, दादाजी के जाने के बाद जो भी मोस्ट सीनियर मेल मेंबर हो गया, लेट्स से सबसे बड़े वाले ताऊ जी, वो करता, राइट। तो करता, कर्ता का मतलब वो इंसान जो बेचारा करता करता मर जाता है परिवार के लिए, फिर भी गालियाँ ही खाता है आखिर में, तो उसे क्या बोलते हैं हम, कर्ता। बड़ा सोच समझ के नाम रखा है। जो इंसान बेचारा करता करता मर जाता है, कमर झुक जाती है, लेकिन बाद में गालियाँ खा के ही जाता है सारे परिवार से। अगर हम आज की डेट में डेफिनेशन देखते हैं तो दैट इज मैनेजर। मैनेजर क्यों कहा गया, कहता मान के चलो कर्ता 95 साल का है, द मोस्ट सीनियर मोस्ट मेल मेंबर ऑफ द फैमिली क्या है, 95 साल का। क्या 95 साल की उम्र में उसके पास डिसीजन टेकिंग पावर होगी, उतना उसका माइंड उतना काम करेगा। तो उस केस में वो बेचारा जिंदा है, उसके बावजूद किसी और को कर्ता अपॉइंट कर दिया जाएगा विद द कंसेंट ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ HUF। तो वो कर्ता जो बनेगा कायदे से हम कहेंगे ना मैनेजर है, हु इज गोइंग टू मैनेज द कंप्लीट बिजनेस ऑफ HUF। तो कर्ता को मैनेजर भी कहा जा सकता है। तो कर्ता इज हैविंग द सोल अथॉरिटी, सिर्फ कर्ता के पास पावर है HUF के नाम पर उधार लेने की। और अगर HUF को नुकसान होता है तो लोग सिर्फ कर्ता के कपड़े फाड़ सकते हैं। कर्ता की लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। मान के चलो यहाँ पर थे दादाजी, उनके 2 सन थे, S1 S2। S1 के भी 2 सन थे, SS1 SS2। इन भाई साहब के एक ही बेटा था, SS3। ठीक है, ये पूरा परिवार मिलकर काम करता था, दादाजी का खड़ा किया हुआ काम, 1 करोड़ रुपए की वैल्यू का काम था। अब जी जो S1 का एक लड़का था, वो कहता है यार मुझे पारिवारिक काम में इंटरेस्ट नहीं है, मैं तो CS करने के बाद जॉब करूँगा मल्टीनेशनल कंपनी में। तो ये जो SS2 था ये क्या करता था, जॉब करता था, और परिवार के काम में बिल्कुल कोई इसका दखल अंदाजी नहीं थी, कोई डिसीजन मेकिंग नहीं थी। चाहे इसका कोई लेना देना नहीं था परिवार के काम से, फिर भी लोग कहते हैं ये बराबर का हिस्सेदार है। यहाँ पर कितने हिस्से हो गए, एक दादाजी का, दूसरा 1 सन का, तीसरा 1 सन का, फिर जी ग्रैंड सन का, फिर तो कुल मिलाकर 6 हिस्से हो गए। तो कहता है इस बंदे का कोई लेना देना नहीं है, ये तो अलग से कमा रहा है, 1 लाख रुपए महीने की जॉब कर रहा है, अच्छी खासी CS की। फिर भी अगर HUF की जो भी कमाई होगी, HUF की जो भी प्रॉपर्टी होगी, उस प्रॉपर्टी में इसका भी हक है। कितने की प्रॉपर्टी हम मान के चल रहे हैं, कहता है जी 1 करोड़ रुपए की। सिंपल कर लेते हैं, 60 लाख कर लेते हैं, 6 डिवीजन है ना, 60 लाख रुपए की। तो 60 लाख में से 10 लाख की प्रॉपर्टी इसकी भी है, चाहे ये फैमिली बिजनेस में पार्ट ले रहा है नहीं ले रहा, चाहे अलग से कमा रहा है। अब जी जो ये अलग से कमा रहा है वो तो इसका अपना पर्सनल, जो HUF कमा रही है हर साल 6 लाख रुपए, उसके अंदर भी इसका 1 लाख रुपए खड़ा, तो इसकी तो डबल कमाई हो गई 2 लाख की। ठीक। अब जी अगर HUF को घाटा होता है, कितने का घाटा होगा, लेट से 1 करोड़ रुपए का घाटा हो गया HUF को, तो जी 1 करोड़ में से ये 60 लाख रुपए की जो एसेट है वो तो चली जाएगी, अभी भी 40 लाख रुपए रह गए। 60 लाख की एसेट किसकी थी, HUF की, जिसमें 10 लाख की दादाजी की थी, 10 लाख की 1 सन की, 10 लाख की दूसरे सन की, फिर जी 10-10 लाख की 3 ग्रैंड सन की, राइट। कहता है इनकी जेब से क्या जा रहा है, सिर्फ इनका हिस्सा HUF में जो था सिर्फ वही तो जा रहा है, बट जो 40 लाख रुपए अभी और देने रह गए, ये कौन देगा, दादाजी, कर्ता।
दादाजी इज पर्सनली लायबल फॉर दिस अमाउंट, कोई भी बाकी किसी से एक भी पैसा नहीं मांग सकता। तो ये लोग लायबल है सिर्फ अपने शेयर के लिए, इनका शेयर खत्म हो जाएगा, बट दादाजी लायबल है कंप्लीट अमाउंट के लिए। ठीक है, तो जी पावर भी किसकी, कर्ता की, लायबिलिटी भी किसकी, कर्ता की। एचएफ केस में, कंपनी केस में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, सब कुछ कंपनी का, ना डायरेक्टर सा कुछ, ना मेंबर सा कुछ। पावर भी किसकी, कंपनी की, लायबिलिटी भी किसकी, कंपनी की। हाँ जी, कंपनी का मेंबर बनने के लिए आपको एग्री करना पड़ेगा इन राइटिंग। बड़े ध्यान से सुनिएगा, आपको एग्री करना पड़ेगा इन राइटिंग। जैसे कि अगर आप इनिशियल मेंबर्स है तो भी आपको एमओए सब्सक्राइब करना पड़ता है, इन राइटिंग साइन करना पड़ता है। अगर बाद में कंपनी के शेयर्स ले रहे हैं तब भी आपको इन राइटिंग अप्लाई करना पड़ेगा कंपनी को। ठीक है, तो कंपनी का मेंबर बनने के लिए आपको इन राइटिंग एग्री करना पड़ेगा। ठीक, एचयूएफ का मेंबर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, या तो उस एचयूएफ में पैदा होना पड़ेगा या फिर उस एचयूएफ में शादी करके जाना पड़ेगा। ठीक है, तो एचयूएफ के अंदर पैदा होने के लिए कहता है बाय द वर्च्यू ऑफ द बर्थ। हाँ जी, कंपनी कहता है बिना कंपनीज एक्ट में आरओसी के पास रजिस्टर करवाए आप कंपनी फॉर्म बिजनेस कर ही नहीं सकते, तब तक आपको कंपनी का स्टेटस नहीं मिलेगा, आपको एसोसिएशन ऑफ पर्सन कंसिडर किया जाएगा। एचयूएफ केस में कहता है नो रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड एनीवेयर, यू कैन डू द बिजनेस ऑफ इन द फॉर्म ऑफ एचयूएफ एनी टाइम यू वांट। हाँ, जिस तरह अगर आप शॉप खोल के बैठना चाहते हैं, शॉप एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंदर आपको सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट एज एचयूएफ को इनकॉर्पोरेट करने के लिए कोई रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। एचयूएफ के फॉर्म में कोई स्पेसिफिक काम करना चाहते हैं, उससे किसी स्पेसिफिक अथॉरिटी से रजिस्ट्रेशन करवाना, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। इनकम टैक्स में टैक्स पे करने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन एचयूएफ को इनकॉर्पोरेट करने के लिए कहीं रजिस्ट्रेशन करवाना, नो, नथिंग रिक्वायर्ड। ठीक है, आ जाओ जी, कंपनी और एलएलपी के बीच में क्या डिफरेंस है। पहले एलएलपी को समझने की कोशिश कीजिए। एलएलपी क्या है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, नया कंसेप्ट है, इंडिया में बहुत लेट इंट्रोड्यूस्ड हुआ था, लेकिन ठीक है। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, अभी भी इंडिया के अंदर मतलब इतना ज़्यादा नोन नहीं है या इतना ज़्यादा फेमस नहीं है, राइट। एलएलपी कहता है कि ऐसी पार्टनरशिप जहां पर लायबिलिटी किसकी, ऑफ पार्टनर्स शैल बी लिमिटेड। वैसे हमने क्या पढ़ा है कि पार्टनरशिप में लायबिलिटी ऑफ पार्टनर अनलिमिटेड होती है, बट अगर हम पार्टनरशिप को कॉर्पोरेट फॉर्म में कन्वर्ट कर दें, जैसे कंपनी की लायबिलिटी लिमिटेड, इसी तरह पार्टनरशिप की लायबिलिटी भी लिमिटेड कर दे, तो कंपनी और पार्टनरशिप को मर्ज किया, एक नया फॉर्म ऑफ बिजनेस निकाला, एलएलपी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। अब जी यहाँ पर अगर पार्टनर 1-1 लाख रुपए लेके आ रहे हैं काम करने के लिए, तो कहता है जी उनकी लायबिलिटी इतनी है बस। जहाँ कंपनी केस में मेंबर जितना पैसा देता है शेयर परचेज करने के लिए, उसकी लायबिलिटी उतनी है, तो यहाँ पर भी पार्टनर की लायबिलिटी इतनी ही है, इससे ज़्यादा पार्टनर की लायबिलिटी नहीं है, चाहे एलएलपी को कितना भी लॉस हो। तो कंपनी वाला कंसेप्ट आ गया, राइट। तो फ़ायदा क्या है, कहता फ़ायदा यह है कि कंपनी के केस में हमें डायरेक्टर्स अपॉइंट करने पड़ते हैं स्पेसिफिकली, यहाँ पर डायरेक्टरशिप का कंसेप्ट नहीं है, यहाँ पर जो पार्टनर्स हैं वो ही एलएलपी के बिजनेस को, डे टू डे बिजनेस को मैनेज कर सकते हैं। ठीक, तो बेसिकली हाइब्रिड फॉर्म ऑफ कंपनी एंड पार्टनरशिप, दोनों को मिलाया और एक नए किस्म की बिजनेस स्ट्रक्चर को जन्म दिया, एलएलपी। एलएलपी इज एन अल्टरनेटिव कॉर्पोरेट बिजनेस, अल्टरनेटिव कंपनी से अल्टरनेट, ठीक है, दैट गिव्स द बेनिफिट ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ अ कंपनी एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप। एलएलपी कैन कंटिन्यू इट्स एग्जिस्टेंस इररिस्पेक्टिव ऑफ द चेंज इन पार्टनर्स। तो सबसे बड़ा बेनिफिट ये है ना, अगर हम नॉर्मल पार्टनरशिप की बात करें तो एक पार्टनर गया तो भैया पार्टनरशिप खत्म, डिसॉल्व हो गई। लेकिन एलएलपी के केस में कंपनी वाला केस है, एक पार्टनर जाना चाहे जा सकता है, दूसरा आना चाहे आ सकता है। ठीक, जैसे कंपनी के केस में मेंबर जा सकता है, दूसरा मेंबर आ सकता है। इट इज कैपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट, तो एलएलपी इज आल्सो हैविंग लीगल एग्जिस्टेंस इन द आइज ऑफ लॉ, जबकि पार्टनरशिप के केस में पार्टनरशिप की कोई लीगल एग्जिस्टेंस नहीं होती इन द आइज ऑफ लॉ। तो जब लीगल एग्जिस्टेंस है
लॉ की नज़रों में, तो अपने नाम से काम करेगी एलएलपी, अपने नाम से प्रॉपर्टी होल्ड करेगी, अपने नाम से कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करेगी, सब कुछ अपने नाम से करेगी, तो सेपरेट लीगल एंटिटी and is liable to full extent of its asset, but the liability of partners is limited to their agreed contribution to the partnership firm, मतलब LLP। जैसे हमने कहा कि जी 1-1 लाख लेके आए तो बस इतनी ही लाइबिलिटी है, इससे ज़्यादा ही कोई लाइबिलिटी नहीं। Further, no partner is liable on the account of independent या unauthorized action of other partner। पार्टनरशिप फर्म के केस में हमने क्या पढ़ा कि एवरी पार्टनर इज द एजेंट एज वेल एज प्रिंसिपल ऑफ ऑल अदर पार्टनर्स, मतलब एक पार्टनर की गलती बाकी सब पर भारी पड़ेगी। दिस इज नॉट द केस इन केस ऑफ एलएलपी। कहता है एलएलपी कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ बिजनेस कंसीडर कीजिए, एक बॉडी जस्ट लाइक अ कंपनी। तो जैसे कंपनी के केस में एक डायरेक्टर की गलती सबके ऊपर भारी नहीं पड़ती, एक मेंबर की गलती सबके ऊपर भारी नहीं पड़ती, वैसे एलएलपी के केस में कहता है जी इंडिविजुअल पार्टनर की गलती, अनऑथराइज्ड एक्शन या इंडिपेंडेंट एक्शन बाकी पार्टनर्स पे भारी नहीं पड़ेगी। जैसे हमने एग्जांपल डिस्कस किया था, क्या एग्जांपल डिस्कस किया था कि भैया अगर ए ने परचेज कर लिया जबकि ए के पास पार्टनरशिप डीड में पावर नहीं है और डी को ये बात पता नहीं थी कि ए के पास पावर नहीं है, तो जी ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, ए की गलती सब पर भारी पड़ेगी। ये जो 5 रुपये ज़्यादा में परचेज किया था, हाई प्राइस पर परचेज किया था, फर्म को भुगतना पड़ेगा। दिस इज नॉट द केस इन केस ऑफ एलएलपी। कहता है जो एलएलपी डीड है उसमें जो लिखा जाएगा मान के चला जाएगा, जस्ट लाइक एमओए, जस्ट लाइक एओए, मान के चला जाएगा, ये सारी दुनिया को पता है ये। तो अगर यही काम एलएलपी में हुआ होता तो कोर्ट कहती भैया जब एक के पास पावर ही नहीं है, एलएलपी डीड में लिखा हुआ है, तो मान के चला जाएगा कि आपको ये बात पता थी और ये कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड है। तो एक की गलती, अनऑथराइज्ड एक्ट एक का बाकी सब पर भारी, पूरी फर्म पर भारी नहीं पड़ेगा इन केस ऑफ एलएलपी। ठीक है, तो कुल मिलाकर हम कहेंगे हाइब्रिड वर्जन ऑफ कंपनी एंड पार्टनरशिप, दोनों की कमियां खत्म कर दी और दोनों का जो एडवांटेज है वो मिक्स कर दिया। कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस की सबसे बड़ी कमी क्या है? कहता है कुछ डिसीजंस डायरेक्टर्स को मेंबर्स से पूछने होते हैं, इंपॉर्टेंट डिसीजंस। मेंबर्स की मीटिंग कॉल करेंगे, 1 महीना लग जाता है और पता चलता है जो डिसीजन उसी वक्त लेना चाहिए था उसके लिए 1 महीना ऑलरेडी निकल गया, अपॉर्चुनिटी हाथ से निकल गई। सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है डीम्यूचुअलाइजेशन। डीम्यूचुअलाइजेशन मीन्स द पर्सन्स हु आर इन्वेस्टिंग are different from the persons who are managing. Demutualization is the biggest disadvantage of the company. LLP में ये डिसएडवांटेज नहीं है, क्यों? क्योंकि कहता है जो पार्टनर्स इन्वेस्ट कर रहे हैं वही डे टू डे बिजनेस में डिसीजन ले सकते हैं। ठीक, नो पार्टनर इज लायबल ऑन द अकाउंट ऑफ इंडिपेंडेंट हो गया। म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर विल बी रिटन इन द LLP एग्रीमेंट, जिसे हम LLP डीड कहेंगे। ठीक है जी, बस खत्म। आ जाइए जी, डिसएडवांटेज ऑफ कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ बिजनेस जैसे कि कंपनी है। सबसे पहले डिसएडवांटेज कहता है फॉर्मेलिटीज एंड एक्सपेंस। भैया स्टार्ट करना है तो भी आपको आरओसी के पास जाना पड़ेगा कंपनी लॉ के अंदर, और बाकायदा एमओए इनकॉर्पोरेट करना, बनाना पड़ेगा, बाकायदा आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन बनाना पड़ेगा, बहुत सारे फॉर्म्स फिल करने होते हैं। तो भैया एक आम इंसान कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकता, उसे सीएस का सहारा लेना पड़ेगा, सीए का सहारा लेना पड़ेगा, राइट। तो जब सीएस की प्रोफेशनल सर्विसेज लेगा तो भैया उसे पैसे भी देने पड़ेंगे। तो जनरली कंपनी इनकॉर्पोरेट करने में 8 से 10 हज़ार रुपये कम से कम लग जाते हैं। इसी तरह जब कंपनी को वाइंड अप करना पड़ेगा तब भी भैया डिटेल्ड वाइंडिंग अप प्रोसीजर है। तो जो उस केस में भी पैसे लगेंगे जेब से और पूरा लंबा चौड़ा प्रोसीजर है, सर दर्द है। ठीक, फिर जी कंपनी अगर बना रहे हो तो जी एक स्टैट्यूटरी ऑडिटर अपॉइंट करना पड़ेगा, चाहे काम है या नहीं है, उसकी फ़ीस पे करनी पड़ेगी। डायरेक्टर्स अपॉइंट करने पड़ेंगे, प्राइवेट कंपनी मिनिमम 2 डायरेक्टर, पब्लिक कंपनी मिनिमम 3 डायरेक्टर, उनको पे करना पड़ेगा। तो जी फॉर्मेलिटीज़ बहुत है और एक्सपेंसेस भी बहुत है, बहुत सारे रजिस्टर्स मेंटेन करने पड़ेंगे, टाइम टू टाइम आरओसी को बहुत सारे रिटर्न्स फाइल करनी पड़ेगी, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अलग अलग अथॉरिटीज़ को देनी पड़ेगी। तो बहुत सारी खर्चे हैं, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ है। ठीक है, फिर जी डिस्क्लोजर्स, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको अपलोड करना ही करना है आरओसी के पास,
और आरओसी एक ऐसा पोर्टल है जहाँ से कोई भी डाउनलोड कर सकता है, तो यू कैन नॉट हाइड एनीथिंग। आपको एनुअल रिटर्न फाइल करनी है, आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फाइल करना है, और उसके पास आपको बैलेंस शीट फाइल करनी है। तो जी इन सब चीज़ों को कोई भी वहाँ से डाउनलोड कर सकता है बाय पेइंग नॉमिनल फ़ी, और कोई भी देख सकता है कि कंपनी में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो जी कंप्लीट डिस्क्लोजर रहता है एक तरह से कंपनी के अंदर, तो एनीथिंग कैन नॉट बी हिडन। ठीक है। फिर सेपरेशन ऑफ कंट्रोल एंड ओनरशिप, डीम्यूचुअलाइजेशन, कि भैया मैनेजमेंट अलग होती है, डायरेक्टर्स अलग होते हैं, मेंबर्स अलग होते हैं। ग्रेटर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कहता है जी कंपनी के केस में सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज़्यादा होती है। एक टर्म आपको बताता हूँ, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कि आप कंपनी लॉ में पढ़ोगे एग्जीक्यूटिव में, कि भैया अगर कॉरपोरेट सोसाइटी से रिसोर्स लेकर प्रॉफिट अर्न कर रही है तो जी सोसाइटी को कुछ रिटर्न भी करेगी। दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कॉरपोरेशन। तो अपने प्रॉफिट का कुछ परसेंटेज आप सोसाइटी के वेलफेयर में लगाओगे। तो जी कंपनी के ऊपर ज़्यादा कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो कि और किसी बिजनेस के ऊपर कंपल्सरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। अपने दिल से करना चाहे तो कर सकते हैं, बट जैसे कंपनी लॉ में तो कह दिया ना स्पेसिफिकली कि भैया आपको देना ही देना पड़ेगा कुछ परसेंट, लेट्स से 2% ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स आपको जनता की सेवा में लगाना ही लगाना पड़ेगा। ग्रेटर टैक्स बर्डन, कंपनी के केस में भैया फ्लैट 30% टैक्स है। 1 रुपये की कमाई हो रही है तो भी उस पर 30% टैक्स दो, 100 रुपये की कमाई हो रही है तो भी उस पर 30% टैक्स दो। ठीक है। उसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे आप, जैसे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स अलग टर्म आती है हमारे पास। ठीक। तो कॉरपोरेशन टैक्सेशन अलग से ही पूरा कंसेप्ट है। तो जी कंपनी से केस में जो टैक्स लाइबिलिटी है वो हाईएस्ट है एज कंपेयर टू अदर फॉर्म ऑफ बिजनेस। फिलहाल के लिए बस इतना याद रखिए। ठीक। डिटेल्ड वाइंडिंग अप प्रोसीजर, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्लास में वी विल स्टार्ट विद द जर्नी ऑफ इंडियन कंपनी लॉ। इंडियन कंपनी लॉ कहाँ से शुरू हुआ था, ब्रिटिशर्स लेके आए थे इंडिया में, और आज तक कंपनीज एक्ट 2013 तक की क्या हिस्ट्री रही, क्या टाइमलाइन रही, ठीक है, क्या कहानी रही, वो सारी हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। और उसके बाद वी विल स्टार्ट विद द टाइप ऑफ कंपनीज। टेक केयर।